नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी तीसरे दौर के दंगल की, जिसमें किसका मंगल होगा। जी हां, कुछ घंटों बाद तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन तीसरे दौर के दंगल में दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर तीसरे चरण में सियासी संग्राम पहले और दूसरे चरण से ज़्यादा जोरदार रहा। हालांकि अब 9 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा और इस दिन जनता तय करेगी किसके मुद्दों पर उसका क्या असर रहा। लेकिन सवाल ये है कि जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, इन पर बीजेपी का कब्जा है, तो क्या कांग्रेस इनमें से कितनी सीटों पर बढ़त ले पाएगी और क्या बीजेपी इन सीटों पर फिर जीत दर्ज करने में सफल होगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटों में थम जाएगा प्रचार। तीसरे चरण में जंग जोरदार। तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार कुछ घंटों के बाद थम जाएगा, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी दौर में प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज कर दी है। इसके साथ ही दोनों ही दल एक दूसरे पर जोरदार वार भी कर रहे हैं। तीसरे चरण में बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी जान फूंक दी है। विरासत टैक्स और कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल पर उन्हें जमकर घेरा। बीजेपी की पूरी कोशिश रही कि कांग्रेस के खिलाफ इन बयान और उसके मैनिफेस्टो का इस्तेमाल किया जा सके। और अब बीजेपी दावा कर रही है कि तीसरे चरण में वोटर्स का साथ उसे मिलने वाला है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, उनके विकासवाद, राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर के उतर रही है। स्वाभाविक तौर पर जनभावना भी पूरी तरीके से उत्साहित है। जनता चाहती है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हैं इस राष्ट्र के लिए, उनको सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इन चरणों में हम देखेंगे कि तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और कांग्रेस को कई सीटों पर खाता खोलने के लिए या अपनी जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रदेश की 9 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा, लिहाजा कांग्रेस के दिग्गजों ने भी तीसरे चरण में हुंकार भरी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड खेला तो बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बताया। और अब कांग्रेस ये भरोसा जता रही है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसका असर जनता पर पड़ेगा। जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और कई अनंत समस्याएं हैं, उन पर आप बताइए किसी एक भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी जुबान खोली है? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, राम रहीम, इन पर तो चुनाव केंद्रित होते हैं। जिन लोगों में साहस ही नहीं है मुद्दों पर बात करने का, पाकिस्तान और भैंसे तक तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में शब्दों के रूप में सुनाई दे रही है, तो मुद्दे कहां हैं? बेभाव इनकी पिटाई होगी तीसरे और चौथे चरण में भी। जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा उन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन ग्वालियर चंबल की 4 सीटें और राजगढ़ को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो यहां समीकरण बदल सकती है। लिहाजा तीसरे चरण में कांग्रेस ने इन सीटों पर पूरे जी जान से प्रचार किया है। हालांकि बीजेपी भी अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में अब जनता तय करेगी कि तीसरे चरण के दंगल में वो किस पार्टी का मंगल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और तीसरे चरण का मतदान का प्रचार थमने में कुछ ही वक्त है, लेकिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि छिंदवाड़ा के बाद इस चरण में राजगढ़ भी है और गुना भी है, ग्वालियर भी है, मुरैना भी है, भोपाल भी है, सागर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें होंगी तो शायद राजगढ़ और गुना पर। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और जो मुद्दे उठे हैं अभी तक तीसरे चरण के मतदान के पहले, वो क्या वाकई इस नैरेटिव को चेंज कर पाएंगी? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ भी आ गए,
तो औरंगजेब जाजिया कर का जिक्र भी हो गया अब तो इस चुनाव में मध्य प्रदेश में। देखिए, मेरे को ये लगता है कि भाजपा इस चुनाव में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यानी उनने पूरी ताकत से सभी जगह में जा करके चुनाव प्रचार किया है और अपने देश भर के नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। कांग्रेस में प्रचार तेजी से हुआ है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ जिसमें कोई बड़ा नेता आया हो। वही प्रियंका जी, वही राहुल जी, कोई बहुत असर डालने वाली परिस्थितियां मुझे उनकी दिखाई नहीं दी। उसके अलावा बड़े क्योंकि नेता बचे कहाँ उनके पास, खरगे जी और जोड़ अब दें तो। हाँ, ये भी एक बड़ा समस्या की बात है। तो लोग वहां अपने अपने क्षेत्रों में उलझे हुए हैं। यहाँ 3 सीटें चर्चा में हैं। निश्चित रूप से राजगढ़, जिसका उल्लेख हम कर सकते हैं, जिसमें गुना का हम उल्लेख कर सकते हैं, और तीसरा जो है हम मुरैना का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो मुरैना पहले चरण में हम पहले देखते थे, नजर मारते थे तो हमें कमजोर दिख रही थी, लेकिन बाद में जो रामनिवास रावत जी का आना हुआ, कुछ लोगों का और पहले टूटना हुआ, प्रधानमंत्री जी की सभा होना, इसके बाद वहां वातावरण बदल गया। दूसरा गुना के बारे में, तो गुना के बारे में पहले भी किसी को संदेह नहीं था। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वातावरण था, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला था, और जिसके कारण और सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तो वो एक झटका लग गया। अदरवाइज उस झटके की संभावना मोटे तौर पर किसी को नहीं थी, जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में नहीं थी किसी को। जहां तक राजगढ़ का प्रश्न है, मैं बहुत जल्दी में आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। राजगढ़ लोकसभा सीट के बारे में हम निश्चित रूप से खूब चर्चा करें। मैं प्रभु जी को एक बात याद दिला रहा हूँ, आपसे तो बात कर ही रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु जी को बीच में जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, प्रभु जी को याद दिला रहा हूँ कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी ने 3 बार चुनाव लड़ा है। एक बार 1984 में चुनाव जीता, जब इंदिरा जी की हत्या के बाद की लहर थी और संवेदना लहर थी जिसको, उसके अंदर उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन अगला चुनाव जो अडवाणी जी ने कहा था ये लोकसभा का नहीं, शोक सभा का चुनाव था। निश्चित रूप से अगला जो चुनाव हुआ वो वेद प्रकाश जी गोयल जो हैं, पीयूष गोयल जी के पिताजी कोषाध्यक्ष थे भाजपा के, और वो चुनाव लड़ने आए थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, हमको स्थानीय आदमी चाहिए, बंबई वाला हम कब तक निपटाएंगे, कब तक झेलेंगे। तो प्यारेलाल खंडेलवाल जी को चुनाव के लिए वहां तैयार किया गया और उन्होंने नामांकन भरा। 58,200 वोटों से जो है प्यारेलाल जी ने दिग्विजय सिंह को हराया। तीसरा चुनाव फिर दिग्विजय सिंह जी ने लड़ा, जिसकी कह रहे हैं 33 बरस पहले चुनाव लड़ा था। प्रभु जी, आपको याद होगा, मात्र 1470 वोट से दिग्विजय सिंह वहां से जीते थे जी। उस समय चिकने राजा थे, अब बुजुर्ग हो गए। उस समय मुख्यमंत्री बनने की संभावना, पार्टी के अध्यक्ष और ये सब रहे थे, एक प्रभाव था उनका, जलजला था। उसके बाद 1470 वोट से जीते, और वो भी एहसान प्यारेलाल जी का, जिन्होंने खुल करके ये कह दिया कि रिकाउंटिंग नहीं कराऊंगा। भाजपा के नेताओं ने कहा, साहब 1470 का मामला जीत जाओगे आप, तो बोले इतने ही अंतर से जीतूंगा, इससे अच्छा तो हारना भला। और प्यारेलाल जी उठ के आ गए थे, सिद्धांतवादी थे, इसलिए उठ के आ गए थे। दिग्विजय सिंह जी 33 साल तक जो है राजगढ़ की तरफ लौट नहीं पाए। उस समय दिग्विजय सिंह जी को हिंदू विरोधी नहीं कहा जाता था। उनकी भाषा और उनका वातावरण जो था ऐसा नहीं था जहां शुद्ध नकारात्मकता और भारतीय संस्कार संस्कृति के विरुद्ध दिखाई दे। हिंदू संगठन और संस्थाओं के खिलाफ उनकी आवाज जो है, राम मंदिर से लगाकर, ये उस समय नहीं था 91 में। उसके बाद ही ज्यादा दिग्विजय सिंह जी को एक राजनीति करने का तरीका, उनको ज्यादा पसंद आया। उनका अधिकार है, वो चाहे हिंदुओं को गाली निकाल के भी राजनीति करेंगे, तो मैं तो उनका कुछ नहीं कह सकता भाई। एक अच्छे शुभ चिंतक के नाते हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति को भारत के हिसाब से विचार करना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में हम ये बार बार ये सुन रहे हैं, बहुत लोगों से सुन रहे हैं, इसलिए मैंने प्रभु जी को हवाला लिया बीच में कि भाई आप इस बात पर विचार करिए कि जो आदमी पीक पर होने के बाद 1470 वोट से जीता था। अच्छा, दूसरा आप राजगढ़ का एक विश्लेषण और देखिए, मैंने आज बारीकी से देखा है जी। राजगढ़ में लक्ष्मण सिंह जी 4 बार जीते, एक बार एक और उनके साथी थे, उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को हराया, नारायण सिंह आमवाले जी। नारायण सिंह आमवाले जी, इनकी कोई भी जीत 75,000 से ज्यादा नहीं हुई। देख लीजिए, एक भी चुनाव 75,000 से नहीं जीते। ये जो रोडमल नागर साहब हैं, इन्होंने पिछला चुनाव 2,40,000 समथिंग से जीता, इस बार 4 लाख समथिंग से जीता। दिग्विजय सिंह जी कितनी काट छांट करेंगे? दिग्विजय सिंह जी की जो राजा वाली पीढ़ी थी वो तो चली गई, तो केवल वो लोग हैं जिसको देश के बारे में पता है। मानसिक रूप से जनसंघी सीट है, इसलिए मैंने इतनी लंबी व्याख्या राजगढ़ की इसलिए की कि लोगों के ध्यान में और किसी सीट के बारे में इतना ज्यादा चर्चा नहीं है, ना गुना के बारे में, ना मुरैना के, राजगढ़ के बारे में आपके श्रोता जानना चाहते थे, इसलिए मैंने विस्तृत बताया। नहीं, इसलिए हमने आपको बुलाया जी। मैं आऊंगा दूसरे दौर में आपके पास।
बाकी सीटें लगभग सामान्य है, उसमें मैं कोई बहुत बिल्कुल। अंतर तो होने प्रभु वाला जी, नहीं है। शर्मा जी ने राजा साहब की सीट का तो विश्लेषण कर दिया, अब महाराजा की सीट, क्योंकि मोदी की लहर में चुनाव हारे वो, लेकिन अब भी मोदी एक बड़ा फैक्टर है। राम मंदिर, उसके बाद पूरे परिवार सहित वो दूध के जले छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम सारे दिग्गजों की सभाएं हुई हैं, रोड शो हो गए हैं। तो कहाँ कोई डर है उनमें, या वो पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मनोज जी, पिछली गलती से सबक लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक ये बहुत, जब अटल जी को हराया था माधवराव सिंधिया ने, तब ये कहा गया था, वहाँ के लोगों का ये कहना था कि वहाँ की प्रजा वो जो है महल के साथ ही रहती है, चाहे कोई भी आ जाए। बिल्कुल। तो ये जो एक लोगों के दिमाग में गठान बनी हुई थी, ये टूटी पिछले चुनाव में। प्रजा ने, हो सकता है धोखे से, हो सकता है मजाक में, हो सकता है गुस्से में, प्रजा ने जो है महाराजा को खेत कर दिया उस चुनाव में, और महाराजा का कारिंदा ही जो था वो उनको हराने में मुझे लगता कामयाब थोड़ी, हुआ। क्योंकि जब मैं पिछले चुनाव गया तो एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता था कि चुनाव कौन जीत रहा, तो लोग कहते थे महाराज, वोट किसको दोगे? मोदी को। ये शायद भारी पड़ गया। जी, तो निश्चित तौर पर वो जो है एक तो वो एयर स्ट्राइक का मामला था, बालाकोट वाला, एक ऐसा तूफानी एक लहर थी उस समय मोदी के नाम की और भाजपा के पक्ष में, कि जिसमें वो उनका खेत रहे, वहाँ पर चुनाव हार गए, अच्छे खासे वोटों से हारे थे। तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और उसी की भरपाई करने के लिए आप देखिए, एक वही वो जो हार थी सिंधिया की, जिसने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार को गिरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सिंधिया अपसेट हुए, वो अपने आधार को मजबूत करने के लिए वो लगातार अपनी ही सरकार से सवाल करते रहे, अपना वजन दिखाने की कोशिश करते रहे, और ये हुआ कि अंततः कमलनाथ जी ने कहा कि आप जो है सड़क पर उतर आइए, और वो सड़क पर उतर गए अपने लोगों को लेकर, और हुआ ये कि उनकी सरकार जो है 15 महीने में गिर गई। सिंधिया बीजेपी में आकर राज्यसभा में गए, अभी वो राज्यसभा का उनका कार्यकाल बाकी है, लेकिन उनको वो जो गुराम में जो हार हुई है वो टीस को दूर करना था। शायद उनके पास इस चुनाव में ऑप्शन भी था, ग्वालियर का भी ऑप्शन था, मुरैना का भी उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उनने गुना को ही प्रेफर किया। पार्टी ने भी यही सोचा कि सिंधिया को जो पुराना कद लौटाया जाए, तो उनको गुना से चुनाव मैदान में उतारा, जबकि केपी यादव जीते हुए व्यक्ति को हटा दिया गया वहां से। हालांकि अमित शाह ने मंच पर फिर सफाई दी है कि ये दो नेता मिल गए, उनकी चिंता करूंगा मैं। तो निश्चित तौर पर वो सिंधिया को वो अपनी जगह पानी है वापस, अपना रसूख पाना है वापस, तो उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जो बड़े नेताओं को उतारा गया। जहाँ तक परिवार की बात है, तो उनका परिवार पहले भी चुनाव प्रचार में उतरता रहा है, बच्चे भी आते रहे, उनकी पत्नी भी आती रही हैं, उनकी माँ ने भी उनके लिए सभाएं की हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव के लिहाज से वो लड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी समय कुछ दूसरा माहौल रहा हो। कि इस पूरे कार्यकाल में हारने के बाद भी सिंधिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने उस क्षेत्र से उन्होंने दूरी नहीं बनाई, वो लगातार वहां जाते रहे। केपी यादव का विरोध भी होता रहा, केपी यादव पार्टी के मंच पर भी वो इस बात को कई बार उठाते रहे कि वो वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वो लगातार वहां पर संपर्क उनने अपना रखा, और निश्चित तौर पर उसका ये असर है कि वहां पर माहौल उनके पक्ष में अभी है। फिलहाल बीजेपी में आ गए तो 1+1 11 वाली स्थिति पर हैं वो, इसके बावजूद वो डर रहे हैं, कमी नहीं रख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर होता है। आप ये देखिए ना, शिवराज सिंह चौहान के सामने क्या मुकाबला है विदिशा में, या आप देखिए खजुराहो में बीडी शर्मा के सामने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था इंडिया गठबंधन का, लेकिन वो पूरे समय अपने क्षेत्र में डटे रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। शंकर ललवानी के पास क्या अभी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, लेकिन वो अपना रोज का दौरा कार्यक्रम बना रहे हैं, रोज चुनाव प्रचार करें। तो चुनाव की तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतें, अपना पुराना रसूख पाएँ, या उससे आगे बढ़कर लोगों का समर्थन पाएँ। तो निश्चित तौर पर फेवर में है मामला वहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड पहले बीजेपी खेलती रही सिंधिया के खिलाफ, यादव उम्मीदवार को उतारने का, वो या उम्मीदवार बार बार बदलने का, वो कार्ड अब कांग्रेस ने खेला है। मुझे लगता नहीं कि उतना असरदार होगा वहाँ पर, क्योंकि जनता एक बार उनको हरा चुकी है। यदि हम इसको और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखना चाहें, सूर्य शर्मा जी भी सुन रहे हैं, अमेठी में राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था। पिछला चुनाव वो हारे, लेकिन वो अब वहाँ से पलायन कर गए। वो रायबरेली गए अपनी दूसरी परिवार की सीट पर, अमेठी छोड़ दी, जबकि अमेठी की जनता डिमांड कर रही है। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में पोस्टर लगाए, वहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ने आए, उसके बावजूद वो दूर गए। और आप इधर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को,
कि हारने के बावजूद जिनके पास अच्छे ऑप्शन थे, दूसरे ग्वालियर से लड़ते तो भी उससे उनके ज़्यादा लिए सुरक्षित, बिल्कुल। लेकिन वो वापस वहां पर यदि जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुराना रसूख पाने, जनता से जो उनका संपर्क टूट गया उसको मजबूत करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है धोखे से हो गया हो या जानबूझ के हो गया, जनता ने कहा एक बार तो सबक सिखा दें, इतने सालों से इनको जिताते आए हैं, बस स्टॉप पर लिखा हुआ है गोलोकवासी राजमाता या कैलाशवासी लिखा हुआ उनके जो स्वर्गीय पूर्वजों के नाम, विकास के नाम पर यदि जनता को लगा कि वैसा विकास नहीं हुआ जैसे उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार सबक सिखाने की भी कोशिश की गई हो, तो निश्चित तौर पर इसका असर होगा और राजनीति में एक शुचिता आएगी, एक पैमाना भी इससे खड़ा हो गया कि कोई व्यक्ति लगातार बपोती कोई सीट किसी की नहीं है, वो जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको जिताएगी। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र ही है। तो शर्मा जी, एक दो सीटों की और हम बात करें, क्योंकि जिस फेस की हम बात कर रहे हैं तो मुरैना और भिंड। मुरैना का तो आपने जिक्र भी किया, प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी भी आए हैं भिंड में। तो भिंड में हमने देखा कि जो पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे देवाशीष जलारिया, वो बगावत कर दी उन्होंने, बसपा के टिकट पे उम्मीदवार हैं। लेकिन ग्वालियर की चर्चा कम हो रही है, हालांकि जब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ था तब तक बड़ी खबरें थी कि उसको लेकर तकरार चल रही है कि दिग्विजय सिंह किसी और को टिकट चाह रहे हैं, उमंग संगार किसी और को टिकट चाह रहे हैं, जीतू पटवारी किसी और को टिकट चाह रहे हैं। तो मौजूदा परिदृश्य वहाँ का क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तीनों सीटों के बारे में ये जानकारी है कि भिंड का मामला कोई बहुत फंसा हुआ नहीं है जी। भिंड लगभग क्लियर है। थोड़ा बहुत यदि मान लो कहीं वोटों की कमी आने वाली थी तो देवाशीष ने बसपा से चुनाव लड़ करके वो कवर कर दिया, क्योंकि पिछली बार वो 2.5 लाख वोट लेकर के गए थे कांग्रेस की टिकट पर, इसलिए कोई बहुत नहीं होता। और जहां तक फूल सिंह बरैया साहब का सवाल है तो वो तो अपनी जुबान के कारण इतने फेमस है कि उनको बहुत ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे दलित वोटों के आधार पर बरैया साहब जीत जाएंगे, लेकिन अन्य समाजों का ध्रुवीकरण होता है उनके खिलाफ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समाजों के विरुद्ध जहर उगला है, उस जहर का असर तो देखिए राजनीति में दिखाई देता है। आप एक बार मायावती की टक्कर लेने के लिए बिगड़े बोलों तक पहुंच गए थे, तो आप उसको बुना तो सकते हो केवल समाज में, आप क्षेत्र में नहीं बुना सकते उसको। तो कई बार राजनीति एक बार आपको लाभ दे जाती है लेकिन जीवन पर्यंत नुकसान देती है। तो ये इसी प्रकार की राजनीति वो कर गए थे। तो मुझे ये लगता है कि संजय राय जी के समक्ष जो है वह कोई इतना प्रभावशाली कैंडिडेट नहीं दे। फिर आप इसका सीट का टेम्परामेंट देखिए, वह लंबे समय से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव जीता हो। तो इसलिए मुझे एक तो इसमें बहुत भिंड के मामले में शंका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां जो मामला था सारा का सारा वो सिकरवार वर्सेस और हो रहा था, उसमें कांग्रेस का वोट प्लस हो रहा था, इसके कारण थोड़ी सी परेशानी उसमें दिखाई दे रही थी। मैंने मुरैना के अपने अनेकों मित्रों से बात की, पत्रकारों से, और उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई सिकरवार जो है इस क्षेत्र में ज्यादा है। बिल्कुल, सिकरवार और तोमर घाट दो बहुत प्रभावशाली है। उनकी जो रिश्तेदारियां हैं सिकरवार की, उनके आधार पर जो है अपने कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए ज्यादा मुफीद होता दिखाई दे रहा था। दूसरा क्या, चूंकि वो भाजपा के साथ थे, एक बार विधानसभा के सदस्य रहे, उनके पिताजी विधानसभा के सदस्य रहे और बीजेपी से रहे, तो बीजेपी के लोगों की भी उनके प्रति सहानुभूति थी। ऐसा मान करके एक माहौल बन रहा था जिसके कारण वहां टक्कर जैसी परिस्थिति दिख रही थी। चूंकि श्योपुर और विजयपुर ये दो सीटें ऐसी थी जो इस जो सामुदायिक बातें मैंने जो की है उनका प्रभाव वहां कम पड़ता है। तो वहां का प्रभाव जो है वो रामनिवास रावत के कारण दोनों सीटें, क्योंकि श्योपुर लगभग भाजपा के पास रहती है, और शारदा सोलंकी भी आ गई, महापौर जो है मुरैना और मुरैना की महापौर आ गई है। तो इनका एक बड़ा असर पड़ने वाला है, जिसके कारण वो सीट कांग्रेस टक्कर दे सकती थी, लेकिन अब वहां से टक्कर से बाहर हो गई। जहां तक ग्वालियर का प्रश्न है, तो ग्वालियर देखिए आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि ग्वालियर जो है वो संघ टेम्परामेंट की सीट है, वो भाजपा की सीट नहीं है, वो संघ के टेम्परामेंट की सीट है। सेजवलकर जी, बड़े सेजवलकर जी जीता करते थे, फिर विवेक जीते, तो इनसे ऐसा लगा कि वहां जो है, जो कि राजमाता जी का एक विशेष प्रभाव रहा, और उस प्रभाव के कारण अब मैं आज का उसका उल्लेख करूंगा जो आपने अभी बात छेड़ी थी, अटल बिहारी जी वहां से चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। वो प्रभु जी सबको मालूम है कि आखिरी सभा जिसमें राजमाता सिंधिया जी ने झोली फैला करके एक अपील करी थी कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बेटे के समान मानती हूँ, मैं झोली फैलाती हूँ, महल की इज्जत अब आपके हाथ में है, तो महल की इज्जत रखिए। और उससे जो है अटल जी उठ के चल दिए थे कि अब चूंकि मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूँ। तो आप ये एक अपील है, उस अपील का बड़ा असर होता था।
आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक दो नाम छोड़ दिए जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी मास अपील होती हो, लोग उसके कहने पर काम करते हो। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से ऐसे हैं। मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी आज भी ऐसे नेता हैं जिनकी मास अपील है। मोहन यादव जी ने जितना तेजी से मामले को पकड़ा है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी ने इतना जल्दी पकड़ा होगा। 2 महीने में चुनाव आ गए, 3 महीने में और जिस प्रकार की मेहनत मोहन यादव जी ने की है वो उल्लेखनीय है। लेकिन मास अपील के मामले में शिवराज जी का मुकाबला आज भी नहीं है। कमलनाथ जी की मास अपील नहीं है, क्षेत्रीय छोड़ दिया जाए तो इसलिए 2 लोगों की मास अपील भाजपा के पक्ष में जाती है जी। और बहुत विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं, इनका बड़ा असर पड़ता है। आप देखिए, एक छोटी सी राजनीति की बात मैं आपके ध्यान में, क्योंकि मैं केवल विश्लेषण करता रहता हूं। जी जी बिल्कुल। 2 चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसद कैंडिडेट्स को लिखी है, लोकसभा कैंडिडेट्स को लिखी है। शिवराज जी को जो चिट्ठी लिखी है उसके अर्थ, निहितार्थ जो है बहुत गंभीर है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि इनकी लोकप्रियता है। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि जिसके लिए पूरी कैलाश विजयवर्गीय जी लग गए थे और अमित शाह लग गए थे कि कोई लाडली बहना का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में उल्लेख किया कि लाडली बहना का क्या है, जबान चला देने से काम नहीं चलता राजनीति में। कृषि कार्य का उल्लेख भी है उसमें। बिल्कुल, कृषि कार्य ये भी कहा कि दिल्ली में ले जाऊंगा, इनको बड़ी भूमिका मिलेगी। आप ये देखिए, मैं अनेकों बार इस बात को बोल चुका हूं प्रभु जी और मनोज जी, आपके सामने कह रहा हूं कि शिवराज जी जब आए थे तो मैंने उनका पहला भाषण सुना था और उनका कहना यह था कि हलबख्तर यदि टाटा बनाएगा तो हमारा खेत में काम करने वाला जो कारपेंटर है वो क्या करेगा, बनाने वाला औजार बना। तो ये भावना से वो आदमी गांव से आया और आते ही उस आदमी ने सबसे पहले राजस्व पुस्तिका में इतने संशोधन किए कि राजस्व पुस्तिका बदल गई, जिसके अंदर हम मजाक में कहा करते थे चूजा चूजी तक आ गए हैं। बिल्कुल, इतनी राहत किसान को देने की कोशिश की, 0% ब्याज का मामला आया, ऋण देने के मामले में आया, कितना किसान के लिए चेंज किया है, खेत खलियान तक वो व्यक्ति बिल्कुल। खड़ा तो रहा। प्रभु जी, जो शर्मा जी ने कहा उसी को आगे बढ़ा लेता हूँ कि विदिशा में कोई मुकाबले की बात ही नहीं कर रहा और सबसे लो प्रोफाइल शायद सागर सिटी है जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, हालांकि प्रधानमंत्री आ चुके हैं वहाँ। देखिए मनोज जी, सागर सीट भी बीजेपी के लिए वैसी है जैसे सुरेश शर्मा जी बता रहे हैं फिलहाल, और अब तो और ज़्यादा मुफीद है जी। कांग्रेस का दुर्भाग्य कहें, इस बात को दुर्भाग्य ही शब्द प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर, कि उनके लिए मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति नेता नहीं मिला कि जो सागर से चुनाव लड़ सके। सागर संसदीय क्षेत्र का कोई नेता नहीं मिला। अरे सागर में नहीं मिल रहा था तो आप भोपाल से ले जाते, पड़ोस में आता है टीकमगढ़ से ले आते, झांसी से लाए थे ना खजुराहो। आप जो है वहाँ से लाए उत्तर प्रदेश से सुजान सिंह बुंदेला, जो झांसी से कभी सांसद रहे, उनके बेटे को लेकर आए, जो वहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव हार गए। उनका सागर में तो उनको अपनी पहचान का ही संकट है, उनको कोई जानने वाला नहीं वहाँ पर, उनका पूरा नाम ही वहाँ के लोग नहीं जानते कि ये कौन है, और कांग्रेस के लोग भी नहीं जानते होंगे उनको ढंग से अभी कि वो कौन है व्यक्ति है जिसको वहाँ पर टिकट दिया गया। तो आप मान के चलिए कांग्रेस ने वॉकओवर की स्थिति में उस सीट को रखा हुआ है, जबकि बीजेपी ने बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारा था वहाँ पर। लता वानखेड़े उस लिहाज से नहीं थी कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन सक्रिय राजनीति में है, कई पदों पर वो रही हैं वहाँ, और वो लेकिन वो सरपंच से बनकर आई हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं थी कि वो इतना बड़ा चेहरा थी सागर से कि वहाँ पर उनको इस चुनाव में उतारा जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो ऐसा कमजोर उम्मीदवार दे दिया कि सागर मुकाबले में आ ही नहीं सकती अब कांग्रेस के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर कमजोरी कांग्रेस के पक्ष में, और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है। निश्चित तौर पर बीजेपी कई सालों से, कई चुनावों से इन सीटों को जीतती आ रही है। यदि हम गुना को छोड़ दें यदि, तो जो कि पिछले बारी बीजेपी जीती है, और अब तो जो पहले कांग्रेस से जीते तो वो भी बीजेपी में आ गए हैं, तो उसका भी असर यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक माहौल जो पूरा बदला है, तो वो इस जो 7 तारीख के जो चुनाव है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते का चुनाव इसको मानना चाहिए। जी, खाते का चुनाव मानना चाहिए। बहरहाल हमारे खाते में वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर 7 मई का इंतजार दोनों राजनीतिक दलों को और वोटरों को भी है। और एक बार फिर हम वोटरों से अपील करते हैं कि अपना मतदान कीजिए, चुप्पी तोड़िए, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंगलवार को तीसरे चरण में किसका मंगल होगा, और जो मुद्दे उठाए हैं और जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से हथियार डाले हैं, वो भी देखना दिलचस्प है कि क्या वोटर ने भी इसी प्रकार से अपनी मानसिकता बनाई है कांग्रेस के पक्ष में, या नतीजे कुछ और कहेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।